नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 24 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो क्विज हम सॉल्व कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, स्लॉट नंबर 2 के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें आपको एक सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन जो है चूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट है कि माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम। ये फिर अगले पार्ट में रिमूविंग द च्युइंग गम दैट स्टक विद हर हेयर। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें ठीक है। देखिए यहाँ पे जो स्टक के साथ विथ यूज़ हुआ है ये गलत है, स्टक के साथ यूज़ होगा इन। ठीक है, स्टक इन हर हेयर, तो फिर ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, दिस इज इनकरेक्ट। अगला पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का। इसमें है कि द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम हैज़ बिन इन्वाइटेड टू द फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन जो हमारा डी है, नो एरर का ऑप्शन जो है, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है, ब्लैंक स्पेस आपको फिल करना है। तो देखिए, कॉमन एडवर्स ब्लैंक स्पेस ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड ब्लीडिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, तो किसी दवा का क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट की वजह से ब्लीडिंग और ये नोजिया वॉमिटिंग होगी। तो सिंगुलर यूज़ करेंगे यहाँ पे, इफेक्ट है ना, इफेक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है, दिस इज करेक्ट। अगला ब्लैंक स्पेस में देखिए क्या है कि टू ब्लैंक स्पेस टू माई पॉलिटिकल राइवल्स स्टेटमेंट द डेटा रिवील्स क्राइम हैज़ नॉट इंक्रीज इन द कंट्री। ठीक है, तो क्या है कि जैसे ये बता रहा है ना कि हमारे पॉलिटिकल जो राइवल हैं, मतलब प्रतिद्वंदी हैं, उनके कथन के विपरीत आंकड़े बताते हैं कि इस देश में क्राइम जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो कॉन्ट्ररी यूज़ करेंगे, है ना। ऑप्शन जो बी है, दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको इसका मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनिम चूज़ करना है। तो वर्ड हमारा है रिवाइन। ठीक है, तो रिवाइन का यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसके हिसाब से एबीज जो है, ऑप्शन सी है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, और रिवाइन का जो अर्थ होता है, तो मतलब जैसे कोई डीप नैरो गॉर्ज जो है ना, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं आप, तो एबिस्मल प्लेन जैसे होते हैं ना वहाँ पे, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी बहुत डाउन की चीज़, जैसे हिंदी में रसातल बोल देंगे उसे। तो ऑप्शन सी जो है रिवाइन के लिए ये आपका सिनोनिम हो गया। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भी आपको सिनोनिम बताना है। तो वर्ड हमारा है रियाम, है ना, रियाल में ऐसे कुछ पढ़ते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई आपका एरिया हो, क्षेत्र हो, है ना, तो उस हिसाब से जो इसका हम सिनोनिम चूज़ करेंगे तो डायमेंशन जो है वो चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन का भी जैसे मतलब कि बहुआयामी ऐसे आयाम होता है, तो क्षेत्र से समहाउ ये रिलेटेबल है। तो ऑप्शन डी जो है, दिस इज करेक्ट। अगले प्रश्न में आपको ऑपोजिट बताना है यहाँ पे। तो देखिए हमारा वर्ड है जो है रिबफ। ठीक है, तो अब रिबफ का जो हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, क्या होगा इसमें, रिब्यूक, स्नब, निक्स या फिर प्रेज। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, प्रेज, है ना, ये हो जाएगा। मतलब रिबफ में होता है जैसे मान लीजिए हिंदी में अगर उसको बोले तो कि किसी भी चीज़ को जैसे बहुत ही अनग्रेशियस मैनर में, है ना, रिजेक्ट करना, तो उसी चीज़ की मान लीजिए कोई बड़ाई करनी होगी तो प्रेज कर देंगे उसको, है ना। तो ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें ऑपोजिट आपको इस वर्ड का बताना है। तो वर्ड हमारा है रिसीड, है ना। तो रिसीड का मतलब कोई चीज़ होता है कि जैसे घट जाना, कम हो जाना। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी जो है कि किसी चीज़ का बढ़ जाना। अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पे आपको ईडीएम का मतलब बताना है यहाँ पे अर्थ। तो ईडीएम है हमारा बॉल इज़ इन योर कोर्ट। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा कि इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, है ना। तो मतलब ये आपके ऊपर अब निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अ सिचुएशन wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunities। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोटेड पार्ट है एक सेंटेंस में, तो आपको इसको इम्प्रूव करना है। अगर इम्प्रूव नहीं करना है या ठीक है ये, तो ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का चूज़ करते हैं। तो सेंटेंस है कि आफ्टर दे हैड फिनिश्ड ईटिंग दे वेंट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे दे हैड इसको कोटेड किया गया है। तो सेंटेंस हमारा चूँकि पूरा सही है तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ये। तो देखिए क्या है कि इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विथ डिराइजिव और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज़। ठीक है, तो ये होता है हमारा हैकल, ऑप्शन ए जो है।
तो हैकल का अर्थ वही हो गया कि मतलब जैसे कोई पब्लिक वक्ता है या स्पीकर है तो उसकी बात को अपने किसी सवालों से या बातों से काटना है ना, जैसे कोई बोल रहा है उसको बीच में बोल बोल के इंटरप्ट करो, तो वही होगा, उसको बोलते हैं हैकल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए वन वर्ड ये भी है, तो क्या है कि नॉट बीइंग व्हाट इज परपोर्ट्स टू बी, ठीक है, तो मतलब कि जो वो होना चाहिए वैसा कोई चीज़ नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मतलब जो वन वर्ड होगा तो ये ऑप्शन जो यहाँ डी दे रखा है स्प्यूरियस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो स्प्यूरियस का अर्थ ही होता है कि जैसे हिंदी में समझ लीजिए कि कोई मिथ्या है ना, जाली, नकली हो, मतलब कि जो वो चीज़ है नहीं वैसा वो दिख रहा है, फेक है ना, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है एज अ रियल। अगला प्रश्न है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो वर्ड हमारा है पोजेस, है ना, जैसे किसी चीज़ का स्वामित्व तो होता है उसके लिए पोजेस वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसकी जो एग्जैक्ट सही स्पेलिंग होती है वो इसमें से कौन सी है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है पोजेसेस, है ना, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, दिस इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि आपको यहाँ पे इसको 4 पार्ट में किसी एक सेंटेंस को आगे पीछे किया गया जंबल, उसको आपको अरेंज करना है, तो अगर आप ऑप्शन सी जो है PQR, है ना, सीधा सीधा चूँकि इसको आप ऐसे अरेंज करेंगे तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखिए रीजनिंग का एक प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जैसे क्या हो रहा है कि DFI ACF फिर OQT के बारे में पूछा जा रहा है, तो अब जैसे D है तो D में -3 होगा तो यहाँ A आ गया, ठीक, फिर F का -3 पोजीशन पे तो C है, और फिर I के -3 पे F है, तो उसी हिसाब से जब OQT का हम सॉल्व करेंगे तो O में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारा L, ठीक, फिर Q में से 3 माइनस किया हमने तो N आ गया, और T के 3 माइनस करने पे क्या गया Q, तो ये LNQ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए के अंदर, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको और चूज़ करना है, तो देखिए हो क्या रहा है, चूँकि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ऐसे देखिए, फिलहाल यहाँ हम लिख के दिखाते हैं आपको, 3 + 4 + 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 9, फिर है 8 + 1 + 0, ये भी 9 हो रहा है, 4 + 0 + 5, ये भी 9 हो रहा है, बट जो ऑप्शन फर्स्ट है 3 + 4 + 1 कितना हो गया, ये 8 हो रहा है ना, तो ये हमारा जो है ये ऑड हो गया, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ये सीरीज़ है, तो क्वेश्चन मार्क पे हमारा क्या लिखा जाएगा दिए हुए ऑप्शंस में, उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जो हमने लिखा हुआ है तो इससे आप थोड़ा समझिए तो क्या हो रहा है, पैटर्न इसमें 2 सीरीज़ फॉलो हो रही हैं, तो के जो है तो उसके बाद +1 हो रहा है तो हमारा क्या आ जा रहा है L, फिर L में +1 हुआ तो M हो गया, ठीक है, फिर तो जो J है तो J में क्या हो रहा है -1, तो यहाँ से हमारा आया I, फिर I में से जब -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा H, ठीक है, तो H कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 नंबर्स दे रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जैसे हम एक सिंपल तरीका अपना सकते हैं, तो जैसे पहला हमारा नंबर है 9997, तो इसको हम 1000 - 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1000 में से 3 ही तो ये कम है। फिर यहाँ जो दूसरा पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 और 10 और +3, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे एक छोटी सी गलती ये है कि यहाँ 10 और होगा, ठीक है, 10,000 में से 3 कम होगा तो 9,997, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर और यहाँ पे -3 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हमने कॉमन कर लिया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा ये जो हमारा 9 होगा तो इस 10,000 का जो स्क्वायर होगा उसमें से जब 9 घटाएंगे तो हमारा संख्या क्या आएगा 9999, फिर 999 और 1, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर। तो इस तरीके से कुछ इस प्रश्न को अगर ऐसा कभी आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट ₹4400 व्हाट इज विच इज़ मार्क्ड एट 5000 रुपीज़, देन व्हाट इज़ द डिस्काउंट दैट इज़ ऑफरिंग, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट निकालना है कि अगर वो 4400 में सामान बेच रहा है और जिसका 5000 रुपये पर चिन्हित किया गया है, तो छूट का प्रतिशत निकालते हैं। तो देखिए 5000 रुपये की वस्तु है, ठीक है, जो मार्क्ड है, और उसको बेचा कितने 4400 पे, अपॉन 5000 × 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12%, ठीक है। तो हमारा ये कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर, तो ये हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव, यहाँ देखिए जो लिखा है, भारतेंदु से ही होता है। तो बाकी का सेंटेंस सही है, जो कोटेड पार्ट में प्रादुर्भाव लिखा है तो प्रादुर्भाव ऐसे नहीं, ऑप्शन बी जो है इस तरीके से लिखते हैं प्रादुर्भाव, सॉरी ऑप्शन ए जो है प्रादुर्भाव है, बी में तो ये आ की मात्रा नहीं लगी है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि यथार्थ में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि है, तो यथार्थ में क्या है, दीर्घ संधि। इसके उदाहरण हमने आपको पहले भी बता रखे हैं दीर्घ संधि के। अगला प्रश्न है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का मतलब कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए क्या है, सावधान वर्ड होता है और उसमें हमने क्या लगा दिया, बड़ी ई की है ना, ई प्रत्यय लगा दिया, तो बड़ी की मात्रा लग गई, सावधानी हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विवेचन, ऑप्शन ए। विश्लेषण नहीं होता है, विवेचन होता है। अगला है कि वर्तमान ब्लैंक स्पेस में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, तो अब यहाँ पे क्या इसमें हम जो है शब्द जो है वो इसमें फिल करेंगे, तो हम इसमें संदर्भ जो है ऑप्शन ए इसको फिल करेंगे। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक, तो जैसे पहले भी आपको बताया गया कि लैन, WLAN और पैन, ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और फिर ये जो तीसरा है पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, ठीक है, तो जो तीनों के तीनों हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, तो ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि TDS अ टर्म रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो जैसे जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपने ये अगर किया है तो ठीक है, नहीं तो सुना तो होगा, तो TDS वहाँ पे एक टैक्स होता है जो काटा जाता है, तो वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, तो जहाँ से वो अमाउंट रिलीज हो रहा है या ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है वहीं पे उस टैक्स का डिडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं TDS। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको क्या बताना कि NFC जो टेक्नोलॉजी है उसका यूसेज इसमें से कौन कौन सा है, तो देखिए NFC का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट जो है, संपर्क रहित भुगतान, ये हो सकता है, फाइल ट्रांसफ़र बिटवीन टू मोबाइल्स, ये भी हो सकता है, शेयरिंग टेक्स्ट मैसेजेस, तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं NFC के थ्रू, तो ये भी होता है, तो जो हमारे तीनों स्टेटमेंट हैं ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। NFC जैसे आजकल के फ़ोन्स में आती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक होती है। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि फास्टैग एंड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, तो जैसे अब आजकल सारी जो भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं या और भी बड़े व्हीकल हैं तो उसमें फास्टैग के थ्रू टोल कलेक्शन होता है, पहले जैसे मैनुअल होता था वो चीज़ें लगभग ना के बराबर हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो आपकी विंड स्क्रीन होती है वहाँ पे एक चिप लगाई जाती है ना, फास्टैग का आपने देखा होगा, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पे वो वर्क करता है, टोल्स पे वो जो स्कैन होता है, तो उसमें हमारा यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से क्या यूज़ होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है RFID, उस पर ये वर्क करता है, तो ऑप्शन जो सी है दिस इज़ करेक्ट। चलिए अब वही ये देखिए पीछे हमने अभी आपको बताई दिया कि LAN का असंक्षिप्त मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी जो है दिस इज़ करेक्ट। अब द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग है होमो सेपियंस सेपियंस, तो जैसे यहाँ पे तो सेपियंस लिखा है बट जैसे जो पूरा होता है साइंटिफिक नेम वो होता है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, 2 बार होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गैसेज अब्जॉर्व लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ, तो ये क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी वजह से तो हो रहा है, ऑप्शन बी जो है, क्योंकि जो शॉर्ट वेव्स के थ्रू क्या नाम है वेव्स आती हैं ऊपर से, फिर वो लॉन्ग वेव में जब ऊपर जाने लगती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज में ट्रैप हो जाती हैं, तो फिर उन्हीं को वो वापस रिफ्लेक्ट करता है, तो ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट जो है पृथ्वी पे उस वजह से बढ़ रहा है, तो ऑप्शन जो बी है दिस इज करेक्ट। अब अगला है कि विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, है ना, कि किसी को मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन जो डी है ये इसके थ्रू इस चीज़ का प्रावधान संविधान में किया गया है, और जो संविधान का अनुच्छेद 25 है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एवरीवन जो भी है उसके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो डी है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल रोट अ ब्लैंक स्पेस वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, है ना, अकबर के शासन काल का अबुल फजल ने क्या लिखा, इतिहास, है ना, तो ये कितने खंड का है,
ये पूछा जा रहा है और इस पुस्तक का जो नाम है वो अकबरनामा है। तो जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अकबरनामा के लेखक कब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अबुल फजल ने लिखा था। तो इसको इन्होंने 3 भाग में लिखा था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दिस इज करेक्ट। तो इस पर करीब 10 वर्षों से अधिक का समय लगा के इन्होंने इसको लिखा और इस पर अकबर की जैसे 3 खंडों में उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी लाइफ और उसके जो आसपास की चीज़ें या उसकी और भी जो चीज़ें थी उसके बारे में से अलग अलग बुक में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब हुज जॉब वॉज टू सी दैट द पीपल वर लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द शरीयत, है ना। तो जो शरीयत का कानून होता है मुस्लिम धर्म में, तो औरंगजेब के समय में ये कौन सा एक उनका अधिकारी था कह लीजिए कि उसको ये देखना होता था कि शरीयत के हिसाब से जो जनता है वह अपना जीवन जी रही है। तो ये थे आपके मुहतासिब। ऑप्शन सी जो है इनका ये काम था। अगला प्रश्न है कि कौन सा वायसराय जो है सबसे दीर्घ काल तक रहा भारत का, है ना। तो जो लॉर्ड कर्जन थे ये सबसे इन 4 ऑप्शंस में से दीर्घ काल तक, तो 1899 से लेके 1905 तक इनका कार्यकाल रहा। और इसमें इन्होंने तमाम चीज़ें करी, जैसे बंगाल का पार्टीशन हो गया है ना, तमाम इस्टेब्लिशमेंट वगैरह करी, ये आपने पढ़ा होगा। तो दिए हुए ऑप्शंस में से इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अगला प्रश्न है कि वेयर इज़ मेमोरियल ऑफ भगत सिंह लोकेटेड। तो जो भगत सिंह का स्मारक है वो आपका है फिरोजपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज कॉल्ड अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, है ना, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये कहा जाता था किसको, तोहफत उल मुवाहिदीन। ऑप्शन जो सी है इस बुक को बोला जाता था। और इसके लेखक कौन थे, तो राजा राम मोहन रॉय की ये किताब थी, उसी को ये दोनों नामों से बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है कि कृणवंतो विश्वम आर्यम, तो निम्नलिखित में से किसका आदर्श वाक्य है, मतलब मोटो है। ठीक है, तो जो दिए हुए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आर्य समाज जो है इसका ये आदर्श वाक्य है कृणवंतो विश्वम आर्यम। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज बाय ब्रिटिशर्स। तो जब भारत में ब्रिटिशर्स ने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया, मतलब स्टार्ट किया, तो उसका उद्देश्य क्या था, है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। दूसरा है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब इसको यहाँ पे देखिए हिंदी में भी ये दिया हुआ है, तो देख लीजिए एक बार कि अंग्रेज़ों द्वारा रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है भारत में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य का एकीकरण। तो देखिए दोनों ही सही हैं, चूँकि क्या हुआ कि जब रेलवेज़ वगैरह इंडिया में बनने लगी तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हिंटरलैंड में थे, जिसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल था, तो उसको उन्होंने जितने भी पोर्ट थे वहाँ तक रेलवे लाइंस कनेक्ट की, तो उसका एक्सपोर्ट वो करने लगे, है ना, विदेश मतलब यूरोप में बेसिकली। तो इससे भारतीय जो संसाधन थे प्राकृतिक, उनका दोहन शुरू हो गया। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो काफ़ी बिखरा था, तो उस समय पर ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम इतने नहीं थे, तो रेलवेज से जो कम्युनिकेशन हुआ, लोगों के बीच में आवागमन हुआ, वो बहुत तेज़ हुआ। तो ब्रिटिश साम्राज्य था वो और ज़्यादा एकीकृत हो गया और उसका और आगे उनका डेवलपमेंट होने लग गया इससे। तो ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। तो इनकी जो किताब थी हिंद स्वराज, है ना, इसमें इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या मतलब कि स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट कहा था। अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे कुछ दिवस दिए हुए हैं, तो इसमें से जो गलत युग्म है वो आपको चयन करना है। तो देखिए विश्व वन्यजीव दिवस ये भी ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे ये गलत दिया हुआ है, ये 18 अप्रैल को होता है। ऑप्शन जो बी है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल स्पेशीज। तो देखिए यहाँ पे नीचे हिंदी में भी वही है, इसको देख लीजिए अब एक बार कि पशु प्रजातियों के बंदी प्रजनन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ऐसे बनाया गया बिल्डिंग और वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज को, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सब रखा गया, ठीक। तो अब उनका जो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में उनका ये बंदी प्रजनन, उसी को बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब किसी एक जगह पकड़ के उनका प्रजनन करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो अब उसका लाभ जो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला है कि उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना। तो ये तो देखिए है गलत, क्योंकि जब उनको आप किसी पर्टिकुलर जगह पे लेके आए तो उनके प्राकृतिक आवास से आपने उनको अलग किया, तो प्राकृतिक आवास का संरक्षण तो इससे नहीं होगा कैप्टिव ब्रीडिंग से। तो अब देखिए क्या है, पहला अगर आप एलिमिनेट करिए तो पहला कट गया यहाँ से, तीनों ऑप्शन में से कट गया, तो ऑप्शन जो बी और 2 और 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड भी अगर आप लगाएं इसमें तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अब उसी में देख लीजिए दूसरा कि वांछित विशेषताओं का विकास करना। जाहिर सी बात है अगर आप कैप्टिव ब्रीडिंग करेंगे तो जो भी आप उनमें विशेषता चाहते हैं उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी के संरक्षण में निगरानी में हो रहा है। फिर है कि दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी बढ़ाना। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई
जैसे कोई लुप्त होती प्रजाति, जैसे मान लीजिए चीता है, ठीक। तो अगर चीता का एक पेयर यहाँ पे आपने कैप्टिव ब्रीडिंग में रखा और उसको अच्छी डाइट देंगे या उसका पालन पोषण करेंगे तो उनकी आबादी आराम से बढ़ेगी। अदरवाइज़ वही वो नेचुरल हैबिटेट में होंगे तो मान लीजिए किसी और के द्वारा शिकार कर लिए गए तो पूरी की पूरी आबादी जो है उनकी ख़त्म हो गई, है ना। तो ऑप्शन जो बी और सी है, मतलब 2 और 3, वो सही है। अब देखिए कि इफ़ मिस्टर ए वॉन्ट्स टू सी एशियाटिक लायंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो अगर मिस्टर ए को एशियाई शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना है तो ये कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ देखिए जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गिर उद्यान, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट या फिर कोई नहीं। तो जो गिर राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, यहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, तो मिस्टर ए को वहाँ विजिट करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए अटल ज्योति योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे नीचे हिंदी में भी लिखी है, इसको देख लीजिए। अटल ज्योति योजना किससे संबंधित है। तो अटल ज्योति योजना का संबंध है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन इलेक्ट्रिसिटी डेफिशिएंट एरिया, है ना, मतलब कि बिजली की कमी वाले क्षेत्र में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करना। तो जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में ऐसे सोलर पैनल की एक स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं ना, उस पर सोलर पैनल होता है और एलईडी लाइट्स नीचे लाइट होती हैं। तो वो यही अटल ज्योति योजना के अंतर्गत इसका स्थापना वहाँ पे होता है। मेघदूत ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय, ठीक है। तो मौसम संबंधित जानकारियों को किसानों तक इजीली एक्सेस करने के लिए ये मेघदूत ऐप लॉन्च किया गया था अभी कुछ वर्ष पूर्व। तो ये जो है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इनके संयुक्त प्रयास से इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड सी ये सही हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल एम्स ऑफ रीचिंग ब्लैंक स्पेस ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल्स विद फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स बाय 2030, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति अभी हाल में एक आई, तो उसका लक्ष्य 2030 तक जीवाश्म आधारित ईंधन के साथ जैव ईंधन के कितने प्रतिशत सम्मिश्रण तक पहुंचना है। तो अभी हाल फिलहाल लगभग 5% शायद इसका क्राइटेरिया था अभी लेटेस्ट में। फिलहाल 2030 तक के लिए इसका जो इस बायो कह लीजिए कि बायोफ्यूल की जो नेशनल पॉलिसी है उसमें जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज है वो 20% है। तो ये हमारा कहाँ है, ऑप्शन डी के अंदर, ये सही हो जाएगा। फिर है कि विश्व में वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा है देश है ना। तो जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उसका सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है इन दिए हुए ऑप्शंस में से, तो वो हमारा इंडिया ही है, ऑप्शन सी। आखिरी प्रश्न है कि विद आर्टिकल 294 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो 294 आर्टिकल जो है उसका संबंध है आपका सक्सेशन टू प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, है ना, संपत्ति और संपत्ति के उत्तराधिकार से। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये 50 क्वेश्चंस आज के डे के सॉल्व हुए। आने वाले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।